हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य अकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप मस्त होंगे, चकाचक होंगे। वैसे ही बड़े दिनों बाद इस चैनल पे वीडियो अपलोड होने जा रही है ना। वही है कि हेल्थ इशू हो गया था, इस वजह से वीडियो अपलोड कर नहीं पाए। बट मैं अब कंटिन्यू सारी सीरीज़ को स्टार्ट करूँगी एंड सारी वीडियोस को आपको अपलोड करूँगी। बीएचयू से लेके डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, जामिया एंड जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है सबकी वीडियो सीरीज़ आएगी एंड सबकी 1 बाय 1 मैं आपको पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती जाऊँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पेपर सॉल्यूशन 2020 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। ओके, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे इस चैनल पे आपको 2014 से लेके 2020 तक सबकी कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। साथ ही साथ बीएचयू के साथ साथ डीयू, जेएनयू इन सब के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो वो सब आप देख लेना। ओके, एंड रही बात आपको ये है कि अगर मुझे एंट्रेंस एग्जाम कैसे क्रैक करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊँ, क्या करूँ, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी जो 2020 के जितने भी टॉपर्स थे उन सबकी मैंने वीडियोस बनाई है टॉपर्स की। ओके, तो वो भी आपको सारी टॉपर्स की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लेना किसकी क्या स्ट्रेटेजी थी, कैसे उन्होंने क्या फॉलो किया, कैसे उनकी टॉप फर्स्ट रैंक आई, कैसे टॉप 2 आई, 3 आई, है ना, 13 आई। तो वो सारी टॉपर्स की वीडियोस आप अच्छे से देख लेना। आपको क्या सूटेबल लगता है उसको आप अपनाना। ओके, क्या चीज़ की कमी है उसको फिलअप करना। एंड अगर आप इतना सारा कर लिया ना तो एग्ज़ाम आराम से आपका क्रैक हो जाएगा। अगर आपको पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना होगा, जो बीएचयू का बीएचयू जो सिलेबस की वीडियो मैंने बनाई थी उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पेपर की पीडीएफ मिल जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे उस जो वीडियो है उसके अंदर भी मैंने आपको बता रखा है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो सारा उस वीडियो के अंदर बता रखा है। तो सिलेबस वाली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पेपर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो, @काव्य अकेडमी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जो भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो भी है, वहाँ पे बहुत सारे वैसे स्टूडेंट भी ऐड है ना, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं ना। ये 2020 का जो पेपर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन सीटू कंजर्वेशन कैन बी डन बाय। तो इन सीटू कंजर्वेशन, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आप जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है इन सीटू, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए इन सीटू होता क्या है, एक्स सीटू क्या आता है, इसके एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स की लिस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले देख लेते हैं क्या होता है इन सीटू कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। अगर किसी नेचुरल हैबिटेट के अंदर किसी बायोडाइवर्सिटी को अगर मैं कंजर्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन मीन्स नेचर के अंदर, इन ओके, ऐसे याद रखना। एक्स सीटू मीन्स आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, तो वो एक्स सीटू के अंदर आता है। उसके एग्जाम्पल है आपका जोलॉजिकल पार्क, टिश्यू कल्चर लैब, एक्वेरियम, है ना। इन सीटू के एग्जाम्पल आपका नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, अच्छे से देख लेना। इसके रिलेटेड आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। तो ऑप्शंस में मूव करते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन कैन बी डन बाय, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भी राइट है। बायोस्फीयर रिजर्व है, ओनली बायोस्फीयर है, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। बट यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए ना, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 हुआ आपका करेक्ट। ओके, सो ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, टेरेसिंग एंड द काउंटर बाउंडिंग असिस्ट इन। तो ये जो आपका टेरेसिंग एंड द काउंटर बाउंडिंग है, ये एक टाइप की फार्मिंग टेक्निक है।
ओके। आप ऐसे जो हील वाला जो एरिया होता है, मान लो कि हील है, तो यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो इस टाइप में लाइक यहाँ पे ऐसे इस टाइप में ऐसे प्लांटिंग करते हैं, ओके, फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो मेन एम क्या है, दोनों का मेन एम ये है कि लाइक हैवी रेन्स आ रही है ना, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो टॉप सॉइल है वो क्या होगी, नीचे चल जाएगी, मीन्स सॉयल इरोशन हो जाएगा। तो ये दोनों की दोनों टेक्निक क्या कर रही है, सॉयल इरोशन को प्रिवेंट कर रही है, ओके। तो ऑल ओवर ये क्या आ रहा है, असिस्ट इन द सॉयल कंजर्वेशन, ओके। इस ऑप्शन नंबर आपका होगा 4th करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस वैसे कम आते हैं, बट फिर भी एक दो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो इस टॉपिक से मिल जाएंगे आपको, है ना। तो क्वेश्चंस देख लिया एंड थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लो, इतना ज़्यादा डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइजन-ग्लास यूज फॉर क्लियरिंग द वाइन एंड विनेगर इज डिराइव फ्रॉम। ये जो आइजन ग्लास है ना, ये इसमें तो पहले एक चीज़ आपको दे दी, क्या चीज़ दी है, इसने ये रखा है यूज इन क्लियरिंग द वाइन एंड द विनेगर, इसमें इसका यूज आता है। कभी कभी ऑप्शंस दे दी जाता है कि कौन सी चीज़ है जो वाइन एंड विनेगर को क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ द आइजन ग्लास, है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है ये कहाँ से डिराइव हुई है। सो ऑप्शन देखते हैं, ये जो है ये हमें मिलता है, जो फिश है, फिश का जो स्विम ब्लेडर है वहाँ से हमें डिराइव होती है ना। सो ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, स्विम ब्लेडर ऑफ फिश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका करेक्ट। देखो ये वाला है स्विम ब्लेडर, यहाँ से आइजन इसको मीन्स एक्सेट करते हैं ना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द व्हील ऑर्गन इज फाउंड इन। जो व्हील ऑर्गन है, तो जो एम्फिएक्सिस होते हैं, एम्फिएक्सिस दैट इज आल्सो नॉन एज अ लैंसेट, ओके, उसको सेकंड नाम है हम लैंसेट भी बोलते हैं। इसके अंदर व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो व्हील ऑर्गन होता है ना, इसको हम रोटेटरी ग्लैंड क्या बोल सकते हैं, रोटेटरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं, मूलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये जो एम्फिएक्सिस का डायग्राम है, इसके अंदर देखो ये रहा व्हील ऑर्गन, इसके माउथ पार्ट के यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, मान लो ये यहाँ पे फूड है ना, बाहर वाटर भी है फूड भी है, तो वाटर मीन्स वाटर से फूड को फिल्टर आउट करता है, ओके। तो इसका फंक्शन ये है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे कहाँ दे रखा है, लैंसेट, ऑप्शन नंबर 4th के अंदर दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर 4th होगा आपका करेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है वर्टिब्रेट्स है ना, दोनों के क्या करना है आपको, दोनों की जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, लाइक ये ऑर्गेनिज्म है, इसका सेकंड नेम क्या है, इसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन कौन से, इसका फंक्शन क्या है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो आपको लर्न होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे डीयू एग्ज़ाम के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रानीखेत डिजीज अकर इन। तो ये जो रानीखेत डिजीज है, इसको दैट इज आल्सो नॉन एज द न्यूकैस्टल डिजीज। न्यूकैस्टल क्यों बोला गया, जो न्यूकैस्टल में फर्स्ट आइडेंटिफाई हुई। रानीखेत क्यों क्या बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर रानीखेत के अंदर आइडेंटिफाई हुई, इसलिए हम इसको रानीखेत डिजीज बोलते हैं। एंड ये किसके थ्रू कॉज होती है, ये होती है पैरामिक्सो वायरस, ओके, इसके थ्रू ट्रांसमिट होती है। इसके थ्रू लाइक ये वायरस इसको इन्फेक्ट करता है ना। तो ये जो रानीखेत डिजीज़ है ये किसके अंदर होती है, ये होती है बर्ड्स के अंदर। वैसे ह्यूमन के अंदर भी ये रानीखेत डिजीज़ मीन्स ह्यूमन के अंदर भी ये जो वायरस है इन्फेक्ट करता है, ह्यूमन के अंदर भी इन्फेक्ट करता है, बट ह्यूमन को ज़्यादा इसको लाइक हार्मफुल इफेक्ट इतना ज़्यादा शो नहीं होता है। बट जो बर्ड्स होते हैं, स्पेशली जो पोल्ट्री फार्मिंग, जो पोल्ट्री में जो लाइक बर्ड है, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ओके। तो ये इसका एक ये चीज़ है, ये जो मीन्स जो ट्रांसमिशन है कैसे होता है, बॉडी का कोई लाइक नोज़ का ड्रॉपलेट, माउथ का स्लाइवा है ना, आई की ड्रॉपलेट, उसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। इस वजह से ये बहुत इजीली लाइक स्प्रेड आउट हो जाता है। सो यहाँ पे हमें ये जो रानीखेत डिजीज़ है
इसकी जो बर्ड्स में जो सिम्टम्स दिखते हैं वो होते हैं लाइक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, स्नीजिंग हो गया, नर्व साइंस बहुत सारे होते हैं, पैरालिसिस हो जाता है उस पर्टिकुलर बर्ड को, है ना, लैक ऑफ एपेटाइट, डायरिया हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और मेन चीज़ तो ये है कि ये बर्ड टू बर्ड बहुत स्पीडली फैलता है ना, तो पैरालिसिस हो जाता है, बहुत सारे इसकी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये कहाँ पे रानी की डिजीज अकरिंग कहाँ पे होती है, इन दी पोल्ट्री फार्मिंग। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। Now question number 6, in a spectrophotometer function of monochromator is true। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस, ये जो टॉपिक है आप अच्छे से देख लेना। इसमें लाइक एक लो होता है आपका बियर लेवल लो, है ना, तो वो उस लो को भी अच्छे से देख लेना। उसका जो फार्मूला है, उसकी जो यूनिट है, वो भी टॉपिक आप अच्छे से देख लेना। उस टॉपिक के अंदर बियर लेवल लो के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, उसकी फॉर्मूले के बारे में आते हैं, एंड उसकी यूनिट क्या है उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो टॉपिक आप अच्छे से देख लेना ना। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, अब देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लो कि ये एक सॉल्यूशन है, ओके, तो यहाँ से लाइट पास की जा रही है, ओके, लाइट पास की जा रही है, यहाँ से सॉल्यूशन से लाइट निकल रही है एंड फिर यहाँ से निकल रही है। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन से लाइट पास हुई, ये जो सॉल्यूशन है कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया, उस एब्जॉर्ब लाइट को कैलकुलेट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज आता है। आई बात समझ में? ये इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ कर रहा है कि हाउ मेनी, यहाँ पे सैंपल्स के अंदर कितनी लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, ओके, जब हमने लाइट पास की कितनी लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, द फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, उसका यूज़ क्या है। तो जो मोनोक्रोमेटर है वो क्या करता है, वो बहुत सारी लाइट में से जो पर्टिकुलर डिजायबल वेवलेंथ है उसको आइसोलेट करता है, ओके। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटर पूछा गया, कहाँ पे है, सिलेक्ट द डिजायबल वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। देखो ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दे रखा है सिलेक्ट डिजायर्ड वेवलेंथ। सो ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी आर। तो यहाँ पे थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दे रखा है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। श्योर सी बात है, अगर बाहर से कोई एलियन स्पीसीज हमारे नेटिव स्पीसीज के पास में अगर आ जाएगी तो क्या होगा। पहली चीज़ तो ये, अगर बाहर से कोई फॉरेन स्पीसीज नेटिव स्पीसीज की जगह आ जाएगी तो पहले उसका स्पेस ले लेगी, है ना, वो क्या करेगी, उसका फूड भी ले लेगी, ओके। नेटिव स्पीसीज पे क्या हो रहा है, उस पर नुकसान पहुंचाएगी, एंड साथ ही साथ अपने नंबर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ओके। और वैसे जो एलियन स्पीसीज होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। अगर प्लांट की स्पीसीज हो तो बहुत कलरफुल फ्लावर्स आएंगे, तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं उसी को ही पॉलिनेट करेंगे। तो जो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ना, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। सो पहला ऑप्शन तो ठीक है, सही है। सेकंड में क्या दे रखा है, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है, लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिजम्स, ये भी होता है, ओवर एक्सप्लोरेशन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी एकदम करेक्ट। बाकी चीज़ें दे रखी है बट बी ऑप्शन के अंदर सारे ऑप्शंस को मिक्स कर दिए गए, तो बी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग लार्वल फॉर्म। ये जो लार्वा वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो, लाइक DU का हो, BHU का हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, आपको लार्वा मीन्स कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी लार्वल फॉर्म होती है वो सारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। देखूंगी अगर मुझे मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का, ओके, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे ये सारी पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो मैं
ये जो छोटी छोटी सी वीडियोस होगी आपके टॉपिक्स की जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, वो सारी वीडियोस में अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। ओके, सो देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा तुक्का भी मार सकते थे। कैसे? देखो, पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, इकाइनोप्लेटल। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका मैच करता है इकाइनो एंड यहाँ पे इकाइनो हो गया। तो ऐसे भी आप यहाँ से कर सकते थे। ए का सेकंड, जब ए का सेकंड आप मैच करते हैं तो सारे ऑप्शंस आपको ऐसे ही मिल जाते। सो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाता करेक्ट। बाकी देख लेते हैं बी का फर्स्ट, ये रहा बी का फर्स्ट होता है हेलोथीरियडिया, है ना। ये सारे आपको लार्वल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो इस ऑप्शन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सचेंज ऑफ फूड बिटवीन वन इंसेक्ट एंड द अदर इंसेक्ट इज नॉन एज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फूड का एक्सचेंज करना बिटवीन द वन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट से दूसरे इंसेक्ट को, तो इसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन में मूव करते दैट इज द थिग्मोटैक्सिस। देखो, थिग्मोटैक्सिस कुछ नहीं है, सिंपल से बाहर से लाइक कोई ऑर्गेनिज्म से मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ओके, तो उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलाई मिल रहा है, उसकी वजह से अपना लाइक डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो जो स्टिमुलाई है वो स्टिमुलाई मिल रहा है, फिर अपना कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, ये जो फिनोमिना है ना, उसको हम बोलते हैं थिग्मोटैक्सिस। ओके, तो वही होगा, अगर वो स्टिमुलाई उसको अच्छा लगा तो उसको टूवर्ड मूव करेगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो अवे मीन्स दूर मूव करेगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो होगा नहीं, एक्सचेंज ऑफ फूड तो है नहीं, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया आपका इनकरेक्ट। सेकंड में आपका क्या दे रखा है, रिगर्जिटेशन, है ना। रिगर्जिटेशन में क्या होता है, आपने जो रूमिनेंट एनिमल है, रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस देखने को ज़्यादा मिलती है। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, क्या करते हैं, खाना खाते हैं एंड खाना उसके कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक से वापस खाना अगेन माउथ में आता है ना, फिर अगेन वो च्यूइंग करते हैं, फिर अगेन वो वापस राइज होता है। मीन्स जो खाना स्टमक से वापस रिवर्स बैक आया माउथ के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, फिर अगेन वो उसने च्यूइंग किया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिगर्जिटेशन। ओके, ये मेनली आपको सोशल इंसेक्ट के अंदर मिलेगा एंड आपको जो भी रूमिनेंट एनिमल्स है उसके अंदर मिलेगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जो रूमिनेंट एनिमल वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो रूमिनेंट एनिमल है ना, उसके चैम्बर्स कितने हैं, उसके जो स्टमक के जो चैम्बर्स हैं वो कितने हैं, एंड जो पहला चैम्बर्स खाना कहाँ पहले गया, फिर सेकंड नंबर पे कहाँ गया, उसकी स्टेप से पूछ लिया जाता है। या फिर ये चीज़ भी पूछ ली जाती है कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे सिम्बायोसिस बैक्टीरिया है ना। तो ये सारे टॉपिक्स के, ये जो रूमिनेंट एनिमल है उसकी जो स्टमक का जो है, उसके स्टमक के जो 4 टाइप्स है, उनके जो नाम है, वो सारा आप अच्छे से देख लेना। उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो ये तो होगा नहीं, है ना। थर्ड आपका क्या है ऑप्शन में, फूड प्रोविजनिंग, है ना। फूड प्रोविजनिंग का मीन्स होता है वही है कि फूड को लाइक पास कराना। आप होम डिलीवरी करते हो, फूड ऑर्डर करते हो, फिर आपके घर में आता है ना, तो उसने आपको फूड पास किया। तो वही चीज़ है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म किसी के साथ भी इंटरेक्शंस हो सकता है, तो वो होता है फूड प्रोविजनिंग। यहाँ पे स्पेशल आपको क्या दे रखा है, इंसेक्ट का दे रखा है, ये हो सकता है, बट ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। डी में क्या दे रखा है, ट्रोफिलैक्सिस, है ना। तो ये ऑप्शन होता है आपका एकदम करेक्ट। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिगर्जिटेशन लिक्विड बिटवीन द एडल्ट सोशल इंसेक्ट एंड द बिटवीन दैम एंड देयर लार्वा। इसका मीन्स क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड का एक्सचेंज हो रहा है, वही क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फूड बिटवीन वन इंसेक्ट टू अदर, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है ट्रोफिलैक्सिस में। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी एकदम करेक्ट। यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, सोशल इंसेक्ट्स के बीच में आपस में फूड का एक्सचेंज होना। वो इंसेक्ट एडल्ट के बीच में भी हो सकता है, उसके लार्वा के बीच में भी हो सकता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फोर्थ करेक्ट। Now question number 10, which of the following is the source of estrogen and the progesterone during the last 7 months of progeny? एक चीज़ बता देती है, ये क्वेश्चन एज इट इज सेम लाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेटिव है। ओके,
देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में आपको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लास्ट 7 मंथ का लेवल पूछा गया है। तो पहली चीज़, अगर यहाँ पे लास्ट 7 मंथ ना हो, कि अगर फर्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक इस टाइप का होता, तो आपका जो आंसर होता वो होता आपका ऑप्शन नंबर 4 कॉर्पस ल्यूटियम, है ना। बट यहाँ पे क्या दे रखा, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज होता है थ्रू द ये प्लेसेंटा। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। इसके साथ ही एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि जो एक चीज़ और एडिशनल आप ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि जो प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी के अंदर कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो HCG है, दैट इज़ द ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी के टाइम में सीक्रेट होता है। एंड यही एक हार्मोन है, इसी की वजह यूरिन टेस्ट होता है ना, तो इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हाँ ये वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। सो ऑप्शन नंबर, तो ये आप एक एडिशनल नॉलेज ध्यान रखना, क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आता है। ये जो हार्मोन वाला टॉपिक्स है ये आप अच्छे से देख लेना, कौन सा हार्मोन क्या है, कौन से हार्मोन्स का क्या प्रिकर्सर है ना, इसका लाइक प्रिकर्सर कौन सा है, कौन सी ग्लैंड है, इसका अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, हाइपो सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, कौन सी डिजीज़ होगी, स्पेशली जो ग्रोथ हार्मोन है ना उसका हाइपो सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो आप सब अच्छे से देख लेना। ओके, सो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ द प्लेसेंटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। In 18-year-old male is brought to the emergency room by his friend after eating a mushroom। कोई 18-year-old man था, उसने मशरूम खाई, मशरूम खाने के बाद उसको एमरजेंसी रूम में लेके जाना पड़ा क्यों, एंड ही ट्रीटेड फॉर द म्यूस्केरिन पॉइजनिंग। फिर उसको म्यूस्केरिन पॉइजनिंग हो गया होगा, इसलिए उसकी वहाँ पे उसको ट्रीट किया। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइन इज कंसिस्टेंट विद म्यूस्केरिन पॉइजनिंग। तो उसके सामने मीन्स बाहर से ऐसे कौन से साइन आने स्टार्ट हुए तो जिससे डॉक्टर को ये पता चल गया कि इसको म्यूस्केरिन पॉइजनिंग हुई है। ओके, तो पहले तो यहाँ पे जो मशरूम खाने से अगर म्यूस्केरिन पॉइजनिंग हुआ तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक है आपका मियोसिस, दूसरा डायरिया, तीसरा है ब्रेडिकार्डिया। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। मेम्ब्रेन ब्लीडिंग, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन आर द फीचर एसोसिएट विद। तो यहाँ पे ये जो फीचर्स दे रखे हैं ये किसकी साथ लाइक किसकी फीचर्स के अंदर आते हैं। तो पहली चीज़, ये जो नेक्रोसिस, सेल डिवीज़न, एपोप्टोसिस, ये जो क्रोमेटिन, ये जो चारों टॉपिक्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन के बारे में, हिस्टोन्स के बारे में, नेक्रोसिस में क्या होता है, ये सारी सेल डिवीज़न क्या है, सेल साइकिल क्या है, क्या कौन सी है, स्पेशली जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी 5 स्टेज होती है ना प्रोफेज की, तो वो 5 स्टेज कब में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब अच्छे से आप लर्न कर लेना। कुछ नहीं है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ऊपर से ही देख लेना बट देखना ज़रूर। ओके, तो पहली चीज़ आती है नेक्रोसिस। तो देखो नेक्रोसिस में क्या होता है, जो सेल डेथ होते हैं ना, वेट बताती हूँ, जो सेल डेथ होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी नेक्रोसिस, दूसरी होती है प्रोग्राम सेल डेथ। ओके, नेक्रोसिस का मीन्स क्या हुआ, ये जो नेक्रोसिस दे रखा ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, इसका मतलब होता है एक्सीडेंट सेल डेथ। मीन्स मान लो कि कोई किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है ना, मतलब उसकी सेल डेथ होने स्टार्ट हो जाएगी, इसी वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो मीन्स उसकी जो लाइफ तो ख़त्म हो ही नहीं थी, वो कैसे हुआ, एक्सीडेंटली अगर किसी पर्सन की सेल डेथ हो जाती है तो वो आता है नेक्रोसिस के अंदर। ओके, तो वो वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स उस पर्टिकुलर सेल की, हर सेल की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, बट अपनी लाइफ से पहले अगर उस सेल की लाइफ से पहले अगर वो डेस्ट्रॉय हो जाए तो वो हम बोलेंगे इसको ये नेक्रोसिस प्रोसेस है। अगर मान लो कि इस सेल की डेथ सेल की पूरी लाइफ ख़त्म होगी, आरबीसी की जो लाइफ होती है 120 डेज होती है, जो भी होती है ना,
अगर 120 डेज ख़त्म हो गई है तो हमें पता है कि अब इसको आरबीसी को अब हमें एपोप्टोसिस कराना है ना, आरबीसी को अब सेल डेथ करानी है। तो हमें कैसे पता चलेगा, है ना, क्योंकि इसका पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है, तो वो एक पर्टिकुलर पाथवे में जाएगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस पाथवे। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो अगेन 2 टाइप की होती है। एक होता है प्रोग्राम एपोप्टोसिस प्रोसेस, दूसरा होता है आपका लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम क्या करता है, कोई भी सेल ऑर्गेनल है वो लाइक उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म होगी या फिर वो रैप्चर हो गया है या फिर कुछ हो गया है, तो ऑटोफैगी के थ्रू वो लाइसोसोम क्या करेगा, उसको इंगल्फ कर लेगा एंड उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा। ओके। सेकेंड चीज़, अगर कोई सेल है अगर उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है तो एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू वो उसकी जो भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम सेल बहुत सारे बहुत सारे जो भी सेल डिविजन्स है, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, है ना, बहुत सारे सेल सिग्नलिंग पाथवे ओके वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनमें से जो एपोप्टोसिस जो प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो उसके अंदर जो एपोप्टोसिस प्रोसेस जब इनिशियली स्टार्ट होता है तो सेल क्या करती है, पहली चीज़ वो करती है मेम्ब्रेन ब्लेबिंग। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग का मीन्स क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन है ओके अब इसकी सेल डेथ करानी है तो ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ब्लेबिंग। ओके। न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन भी होता है, ये ऐसे टूटना स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत सारे फीचर्स होंगे, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन भी होगा, सेल का श्रिंक, सेल एकदम मुरझा जाएगी। ओके। तो ये सारे अगर फीचर्स ये जो एपोप्टोसिस का जो इनिशियल स्टेज होता है उसके अंदर ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ओके, श्रिंकिंग, सेल श्रिंकिंग, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये तो दे रखा है मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन फीचर एसोसिएट विद एपोप्टोसिस। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। तो ये जो एपोप्टोसिस वाला जो है प्रोसेस उसके अंदर अच्छे से देख लेना क्या क्या चीज़ें है, कैसे क्या है, नेक्रोसिस क्या है। लाइसोसोम का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑटोफैगी के अंदर कौन आता है। ऑटोफैगी का जो स्टेप्स होते हैं ना कि पहले इंगल्फ हुआ फिर लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हुआ, ये जो प्रोसेस होता है ना तो वो सारा प्रोसेस एक बार स्टेप वाइज आप देख लेना। ओके। सो ऑप्शन होगा आपका थर्ड करेक्ट। वेट। Question number 14. Which organ is responsible for development of mature T cell? तो यहाँ इसमें से कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर टी सेल। तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी बहुत बार आता है। ओके। मैं जो भी आपको बोल रही हूँ ना ये टॉपिक बार बार आता है, ये टॉपिक ऐसे आता है, तो आपको क्या करना होगा, अपनी एक पेन एंड नोटबुक लेना होगा, उस टॉपिक का नाम लिखना होगा, फिर उसी टॉपिक को आप अच्छे से लर्न कर लो। अगर आपने इतना भी कर लिया ना एंट्रेंस एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके। तो जो भी टॉपिक्स मैं बता रही हूँ ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको नोट डाउन करने एंड उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी है। ये जो टॉपिक है आपका टी सेल के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेना। जितनी भी जो टी सेल है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है पता है, बट मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस के अंदर होता है। तो यहाँ पे मैच्योरेशन पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल सा एंड बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिलीज बाय द पैंक्रियास व्हेन द ब्लड शुगर लेवल फॉल। तो बताओ कि अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो गया, कम हो गया, तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, पैंक्रियास कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा। ऑब्वियसली बात है ऐसा हार्मोन सीक्रेट करेगा जो ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है ना। यहाँ पे ब्लड का शुगर लेवल कम हो गया, फॉल हो गया, तो यहाँ पे लेवल को इंक्रीज करने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ करेगा, जो ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल इंक्रीज करता है। एंड वो हार्मोन कौन सा होता है, वो हार्मोन होता है आपका ग्लूकागॉन। सो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए करेक्ट। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ग्लूकागॉन हार्मोन कौन से सेल से सीक्रेट होती है ना, अल्फा बीटा एंड गामा सेल से होती है। तो यहाँ पे अल्फा आपका ग्लूकागॉन सीक्रेट करती है, फिर ये इंसुलिन, फिर ये सोमेटोस्टेटिन, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोन इज। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोन के बारे में पूछा गया। ऑप्शन नंबर हम डी देखते हैं, दैट इज़ द बैक्टीरियम कोलाई। तो ये जो ऑप्शन है ये एक पैरासिटिक स्पीसीज है एंड इससे डिजीज होती है, दैट इज़ द बैल्टीडियासिस। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये एक एनारोबिक पैरासिटिक है एंड ये कॉज करता है एम्बियोसिस। तो ये भी नहीं होगा, है ना। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोन पूछा गया तो ये तो है नहीं। बी ऑप्शन है आपका जियार्डिया लैम्बिया। इसको हम ड्यूडेनियलिस भी बोलते हैं एंड ये इसको इंटेस्टाइनलिस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिप्रोड्यूस करती है एंड ये कॉज करती है डायरिया। तो ये भी आपका होगा नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। ओके, तो ये आपका होगा एकदम करेक्ट आंसर। ये कैसा है? ये एनारोबिक प्रोटोजोन है। ओके, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, ध्यान रखना। एंड ये मेल एज वेल एज फीमेल दोनों को इन्फेक्ट करती है। फीमेल की वेजाइना, यूरेथ्रा, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, इन सब में इन्फेक्ट करती है, बट जो मेल होता है उसमें यूरेथ्रा में इन्फेक्ट करती है। ओके, जो मोस्टली जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो मेनली जो इन्फेक्शन कॉज करता है इन दी फीमेल। ओके, सो आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। वैसे इस ऑप्शन को हम ऐसे भी मीन्स कर सकते थे। देखो ऑप्शन नंबर ए के अंदर कैसे दे रखा है? वेजाइना यहाँ दे रखा है एंड यहाँ पे क्या दे रखा है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ऐसे ही हम इसको आंसर को टिक कर सकते थे। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। एंड इसमें एक बात आपको एक और चीज़ देखनी है, ये देखना है कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोटोजोन है इसके अंदर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन को क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोटोजोन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी प्रोटोजोन डिजीज़ क्या है, क्या किससे क्या क्या कॉज करता है, कौन सा वायरस, कौन सा क्या है ना, कौन कौन सी प्रोटोजोन है, कैसे इन्फेक्ट करती है, उसका नाम क्या है, कौन सी डिजीज़ कॉज करती है। उन सब के बारे में आपको अच्छे से देखना है। मेनली जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, सिकल सेल एनीमिया, स्लीपिंग सिकनेस हुआ, सीसी फ्लाई के थ्रू कॉज होता है ना, सीसी फ्लाई इसका वेक्टर है। तो ये सारा आपको लेस्मानिया, ये सारा आपको पता होना चाहिए, है ना। सो आपका जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Now question number 17, the immunoglobulin that can be transported across the placenta to confirm immunity to the fetus in animal is। तो आपको पता है यहाँ पे ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, फिटस तक जा सकती है। तो जो सबसे पहले जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है वो जो इम्यूनोग्लोबिन है दैट इज़ द IgG। कौन सी? IgG। ये स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है एंड ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। इसके भी अगेन सब टाइप्स होते हैं, लाइक G1 हुआ, G2 हुआ, G3 हुआ एंड G4 हुआ। 4 सब टाइप होते हैं। इसके अंदर जो G2 होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, G2 प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है, बाकी सारे इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। इसकी जो साइज होती है वो सारे इम्यूनोग्लोबिन के कंपेयर में छोटी होती है। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा प्लेसेंटा को क्रॉस कौन सी कर सकती है एंड ये क्या कर प्लेसेंटा को क्रॉस करिए सबसे पहले आ रही है, इसका मतलब ये पेशी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है। ओके, एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, सबके बारे में कभी पूछा जाता है मदर मिल्क के अंदर क्या होता है, तो कभी ये पूछा जाता है कि सबसे पहले इम्यूनिटी कौन देता है ना, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि इसकी कंसंट्रेशन कैसी है। तो वही है कि हर बार पिछले जब पेपर सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो गम दे दैट इज द IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है आपकी इसकी, देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी। ओके, सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है आपकी इम्यूनोग्लोबिन G की, तो ध्यान रखना। तो आपको कभी कभी कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाता है कि सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन में कौन होती है, तो ध्यान होना चाहिए आपको IgG। कुछ नहीं है, सीक्वेंस याद रखना, गम दे। ओके, गम दे।
तो आपको ये जो इम्यूनोग्लोबिन वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, जो भी इम्यूनोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो गम दे जो जो IgG डी क्यों डिफ्रेंशिएट हुई है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है, इनकी कितनी चैन्स है, हर चीज़ की इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कुछ भी मीन्स आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा इम्यूनोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा अच्छा खासा नॉलेज लेना होगा। एंड इसकी जितनी भी इम्यूनिटीज़ हैं, कोई पेंटावेलेट है, कोई डाइवेलेट है ना, तो इन सबके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन कहाँ पे वर्क कर रही है, कैसे कर रही है, कौन एपिथेलियम सेल को क्रॉस कर रही है ना, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। Now question number 18, the most important cell type associated with acquired immunity of the body is, तो कौन से सेल है एक्वायर इम्यूनिटी से एसोसिएट है? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आरबीसी तो होगा नहीं, प्लेटलेट्स होगा नहीं, न्यूट्रोफिल होगा नहीं, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्यों है? क्योंकि लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होती है इनटू द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। एंड आपको पता है ये क्या बनाती है, हमारी एंटीजन बनाती है। एंड एंटीजन कैसा है, जब एंटीबॉडीज बनाती है ना, एंटीबॉडीज बनाती है, अलग अलग एंटीबॉडीज है ना, IgG IgA, तो ये स्पेसिफिक मैनर में वर्क करती है, स्पेसिफिक एंटीजन को उसके ऊपर बाइंड होगा एंड फाइट होगी, मीन्स ये कैसी एक्वायर इम्यूनिटी है। ओके, सो ऑप्शन होगा आपका ए करेक्ट। Now question number 19, the mutation rate 10 की power -5 to 10 की power -6 means that the number of gametes carry a newly mutated allele at a particular locus will be। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो 10 की पावर -5 दे रखा है, 10 की पावर -6, यहाँ पे जाओ क्वेश्चन में, देखो 10 की पावर कितनी है, 6 है, 10 की पावर 5 है, ये होगा नहीं। यहाँ पे देखो 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 6 है ना, यहाँ पे दे रखा है, तो हो गया, मैच कर लो। ऑप्शन होगा आपका फोर्थ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं है, इस टाइप की सिंपल कुछ क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक लगाने होते हैं, तो आपका हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जो रेस्पिरेटरी चैन एंजाइम के बारे में पूछा गया है ना। यहाँ पे जब माइटोकॉन्ड्रियल के बारे में, जब हम माइटोकॉन्ड्रियल के जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जब हम पढ़ेंगे, तो वो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का है, ये आउटर लेयर है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रखा है 1 1 2 3 एंड 4। ओके, यहाँ पे साइटोक्रोम सी है, यूबिक्यूटिन है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है इनके नाम है, यहाँ पे एक एंजाइम है ना अलग अलग, इसको हम बोलते हैं NADH रिडक्टेज। ओके, सेकेंड है आपका साइटोक्रोम रिडक्टेज। ओके, थर्ड आपका क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एंड फोर्थ है आपका ATP सिंथेज। ओके, फिर यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो NADH रिडक्टेज तो है नहीं कहीं पे, साइटोक्रोम वो भी नहीं है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये रहा, ये यहाँ पे। एंड फिर क्या है, एंड फिर है आपका ATP सिंथेज, नॉट अ सिंथेटेज हो ना, सिंथेज। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये रहा एंड ATP सिंथेज ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ, दो ही आ रहे हैं, बाकी साइटोक्रोम सी तो आ नहीं रहा है, सक्सिनेट रिडक्टेज तो आ नहीं रहा है ना। एंजाइम का नाम, एंजाइम कॉम्प्लेक्स का पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर C एंड B, देखो कहाँ पे ये रहा, B एंड C है ना, ऑप्शन नंबर D के अंदर। सो ऑप्शन नंबर D होगा आपका करेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया 2020 पेपर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक डिस्कस किया। ओके, सो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई नो थोड़ा वही है कि पेपर सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड कराऊँ तो अच्छे से ही कराऊँ है ना, तो सारे टॉपिक्स मैंने आपको साथ साथ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दी गई, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स क्या क्या चीज़ें। तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा ये जो टॉपिक्स है इसको अच्छे से देखना है,
सारे टॉपिक्स को, अगर क्वेश्चंस की टॉपिक्स को अगर अच्छे से देख लिया तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ओके, ज़्यादा बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी है आपको, कोई ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो बीएससी है, अगर आपकी बीएससी एकदम अच्छे से है, बीएससी के जो टॉपिक्स है, ये जो टॉपिक्स है ना, आपको किसी हाई लेवल की बुक्स से नहीं पढ़ना है, जो आपकी बीएससी की बुक्स है वहाँ से आपको पढ़ना है। अगर वहाँ से आपने पढ़ लिया ना तो आपका ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, जो बीएससी की जो नोट्स है उसको रिवाइज करो, जो टॉपिक्स है उसको देखो अच्छे से। तो एंड लास्ट ईयर के पेपर बीएचयू के साथ साथ आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीयू है ना, डीयू की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीयू एंड बीएचयू काफ़ी ज़्यादा, एंड ये दोनों एंट्रेंस थोड़ा सा सिमिलर है, क्वेश्चंस लेवल है ना। डीए को थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू बीएचयू, बट फिर भी आप डीयू के पेपर भी सॉल्व कर लो एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कर लो। ये सारे अगर पेपर सॉल्व कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि एक चीज़, अगर आप जब टॉपर्स की वीडियोस देखोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि टॉपर्स की वीडियो में जो जो टॉपर्स है ना, जो बीएचयू के अंदर टॉप रैंकर है वो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिलेगा, वो डीयू के अंदर मिलेगा, एज वेल एज जेएनयू के अंदर भी टॉपर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सारे एग्जाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की ऑटोमेटिकली लाइक इंटरकनेक्टेड ही है सबके सब। ओके, सबके सब कनेक्टेड ही है, तो सबका वही है कि आपको सब में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर साथ साथ में हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा अच्छे से होगा, कुछ नहीं है, कंटिन्यू पढ़ाई करो, रोज़ करो। साथ ही साथ अगर आप मुझे लाइक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड 2014 से लेके 2014 से लेके 2020 तक पेपर सॉल्व करा रही हो, एटलीस्ट लास्ट 6 ईयर पेपर सॉल्यूशन, तो बहुत बड़ी बात है। इतना भी आप कर लिए ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएगी। ऐसा नहीं कि पेपर सॉल्व किया एंड हो गया ना, आपको टॉपिक्स अच्छे से देखना है। वैसे पेपर सॉल्यूशन आपको तभी समझ में आएगा जब आपका टॉपिक्स थोड़ा अच्छा सा लाइक क्लियर हो, तभी आएगा। अदरवाइज आप तो ये बोलोगे अरे ये क्या दे दिया है ना। तो आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें इतना ही। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, एंड उसके अलावा अगर कोई एडिशन करना है, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई या फिर कुछ करना है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो टेक केयर, बाय बाय।